हाय फ्रेंड्स। तो आज है लेक्चर 3 सीरीज एंड सीक्वेंसेस का। पिछले दो लेक्चर्स में हमने एपी पढ़ा था, पहले में nth टर्म ऑफ एपी और उसके क्वेश्चंस भी लगाए थे, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी और उसके क्वेश्चंस लगाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीपी, इनफाइनाइट जीपी और उसके क्वेश्चंस, कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे आज। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखिए ये आपने क्लास पेन चेंज करते हैं ये आप लोगों ने क्लास 9-10 में तो पढ़ा ही होगा। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिक चीज़ें बताया है आप लोगों को। जैसे फर्स्ट टर्म जो होता है ए, कॉमन रेशियो यहाँ पर आर होता है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं कॉमन रेशियो होता है। और ये कैसे होता है, देखो कुछ ऐसा हो सकता है जैसे मानो 1 पहला नंबर, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 4, चौथा नंबर 8। भाई हो क्या रहा है, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2। ऐसे जीपी में क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ईपी में क्या होता था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे होता था। यहाँ जीपी में जो होगा वो है मल्टीप्लाई। वहीं सेम फॉर्मूला आर जो होगा ना वो a2 डिवाइड बाई a1 होगा। ये सब चीज़ें हैं। जो nth टर्म होता है वो होता है a इंटू आर टू द पावर n-1। क्यों? क्योंकि पहला टर्म हम a मानते हैं, अगला टर्म a के साथ r मल्टीप्लाइड है, यानी कि a इंटू आर टू द पावर 1। तीसरा टर्म a इंटू आर स्क्वायर, ऐसे चलता है। अच्छा, अब देखो ये है सेकेंड टर्म, यानी कि n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 के लिए टर्म की वैल्यू कितनी, a इंटू आर, यानी कि a इंटू आर टू दी पावर 2-1। तो हमने इसी तरह से n के लिए a इंटू आर टू दी पावर n-1 का फॉर्मूला लिख दिया। जो nth टर्म होगा tn कह लो या an कह लो, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ तो ध्यान देने वाली है, वो है ये r नॉट इक्वल टू 0 वाला। कोई भी एक पहला फर्स्ट टर्म ले लो, जैसे मानो मैंने ले लिया 2, अगर मानो ये है मेरा फर्स्ट टर्म, और अगर r इक्वल टू 0 कर दोगे फिर क्या होगा, 2 0, अगला भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ 0 तो 0 ही होगा। 0 0 0 बाई 0 तो चलता ही रहेगा ये, हाँ कि नहीं। पर रुको, अभी यहाँ पर एक मज़ा है। क्या है, तुम यहाँ पर हमने क्या बोला था, r जो होता है वो होता है a टू दी पावर an-1 डिवाइड बाई, या फिर an डिवाइड बाई an-1, यानी कि दो सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो, ठीक है। सेकेंड वाला टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट वाला टर्म ऐसे, या थर्ड वाला टर्म डिवाइड बाई सेकेंड वाला टर्म, इसी को कॉमन रेशियो कहते हैं। भाई यहाँ पर क्या बोलोगे, अगर इन दोनों के बीच में देखोगे तो 0/2, ये तो चलो ठीक है 0 हो गया, पर इन दोनों के टर्म्स के बीच में ये भी तो होगा 0/0। यहाँ पर तो r अनडिफाइंड आ जा रहा है, तो r की वैल्यू तो कांस्टेंट रह ही नहीं पा रही है। पहले बार के लिए तुम्हारा 0 हो रहा है, और दूसरे अगले जितना भी टर्म्स होंगे उन सभी में r अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। सेकेंड टर्म जो नेक्स्ट टर्म है an वो भी 0 है, जो an-1 है वो भी 0 है, तो ये तो अनडिफाइंड आ जाएगा। अनडिफाइंड होने से तो नहीं होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि r जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, r 0 नहीं कर सकते। इसी तरह अगर ध्यान से सोचो तो ये a को भी तुम 0 नहीं कर सकते। एक बार देखो तुम, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, a अगर 0 हो गया तो क्या होगा, r मानो तुम कुछ भी लगा दो, 100 दे दो, क्या ही हो जाएगा 0। अगले टर्म 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, और ये तो चलता रह जाएगा। यहाँ पर भी अगर तुम r निकालने की कोशिश करोगे, an डिवाइड बाई an-1, यानी कि nth टर्म डिवाइड बाई उसके पिछला टर्म, कोई भी टर्म डिवाइड बाई उसका पिछला टर्म, वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 0, अगला भी 0 डिवाइड बाई 0। अरे भाई ये तो अनडिफाइंड आ गया, r तो डिफाइंड होना चाहिए, a और r तो दोनों डिफाइंड होने चाहिए, पर यहाँ तो वैसा हो ही नहीं रहा, इसलिए a भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, लिख देता हूँ, a भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैसे r तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है,
आर कैन बी नेगेटिव। अगर आर नेगेटिव होता है, इन दैट केस जो तुम्हारे टर्म्स होंगे वो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बेसिक चीज़ें, उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, आर नॉट इक्वल टू जीरो, और इनका कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि आर अनडिफाइंड हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि आर जीरो है, तुम आर तो जीरो डाल रहे हो, पर आर जीरो हो नहीं रहा, वो अनडिफाइंड हो जा रहा है। सिर्फ पहले टर्म के लिए आर जीरो तुम बोल सकते हो, अगले सभी के लिए तुम आर अनडिफाइंड हो जाए। और जब ए इक्वल टू जीरो होगा तब तो सभी के सभी आर अनडिफाइंड हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, और ये तो तुम्हारा फॉर्मूला भी है। ये यूज़ होने वाला है आर इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन, या फिर आर इज इक्वल टू ए एन बाई ए एन माइनस वन, ये वाला यूज़ होगा। चलो अच्छा आगे देखते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये क्या है भाई? कोई भी एक जीपी ले लो, मानो पहला टर्म है ए, अगला टर्म क्या होगा? ऑब्वियसली ए इंटू आर। तीसरा टर्म क्या होगा? ए इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए इंटू आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाइड किया हमने आर को इसके साथ, कंटिन्यूसली आर मल्टीप्लाई कर रहे हो हम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो पहला टर्म है हमारा, इस पहले टर्म को कैपिटल ए मान लेते हैं, सेकेंड टर्म को कैपिटल बी मान लेते हैं, थर्ड टर्म को कैपिटल सी मान लेते हैं। फिर क्या हुआ? कैपिटल ए इक्वल टू ए, कैपिटल बी इक्वल टू ए इंटू आर, कैपिटल सी इक्वल टू ए इंटू आर स्क्वायर, है कि नहीं? बिल्कुल। अब बताओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, बी इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब ए और इंटू सी की वैल्यू बताओ, ए इंटू ए आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ से क्या बोल सकते हैं? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यानी कि यहाँ से कॉमन चीज़ समझ आए कि अगर ए बी सी तीनों नंबर, कोई भी नंबर्स अगर जीपी में है तो मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, दोनों एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू होगा मिडिल का स्क्वायर। अगर ये तीनों जीपी में है तो, अगर ये दोनों तीनों जीपी में है तो ये मिडिल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। एक ऐसा ही फॉर्मूला था हमारे एपी में। क्या था एपी में? अगर तीनों टर्म्स ए बी सी एपी में हो तो फिर ए प्लस सी इक्वल टू 2b। वहाँ पर प्लस का सब चलता था, एडिशन सब्ट्रैक्शन का वहाँ पर खेल था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का खेल है। रिलेट कर पा रहे हो? रिलेट करो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यहाँ पर क्या था भाई? 2b इक्वल टू ए प्लस सी, मिडिल का डबल इज इक्वल टू एक्सट्रीम का सम। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ होने वाला है, बहुत बार यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये वाला ध्यान में रखना है, कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसको प्रूफ करने का और भी तरीके हैं, जैसे मानो ए बी सी अगर जीपी में है तो क्या बोल सकते हो? जो कॉमन डिफरेंस है वो है बी बाई ए, और इस कॉमन डिफरेंस को तुम लोग सी बाई बी भी कह सकते हो। ठीक जिस तरह से हम एपी का प्रूफ करते थे उसी तरह यहाँ भी प्रूफ कर सकते हो। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी इस पेज में यही इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर ए बी सी तीनों जीपी में है तो, और ये वाला ध्यान रखना, ए बी सी जीपी में है तो मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, मिडिल का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अभी इनफाइनाइट जीपी क्या होता है भाई? इनफाइनाइट जीपी वही होता है जहाँ पर एन जो होता है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टर्म्स है। ये जीपी जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चल रहा है कंटिन्यूसली। इनफाइनाइट ईपी भी हमने देखा था, वैसे यहाँ पर इनफाइनाइट, जहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स हो उसी को इनफाइनाइट जीपी कहेंगे। अब इसके दो केसेस हो सकते हैं यार, आर ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या फिर आर 0 से 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, आर ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी कह दो तुम। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मानो a का वैल्यू माने ले लिया, a मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू ले ली 2, और r की वैल्यू ले ली मैंने 3। ठीक है, तो जीपी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18 इंटू 3 54 एंड सो अप टू इनफाइनाइट टर्म्स।
ठीक है, ये चलता रहेगा। ये भी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर a इक्वल टू मानो मैंने ले लिया 2 और r इक्वल टू 1 ले लिया। बहुत बार ये क्वेश्चन हमने देखा भी है। देखो मानो पहला टर्म है 2, अगला टर्म भी 2, उसका अगला टर्म वो भी 2, 2 इंटू 1, यही तो चल रहा है। इनफाइनाइट टर्म्स। बोलो कि R1 कैसे हो सकता है भाई? अरे क्यों नहीं हो सकता? जो ऐसे वाले जो सीरीज़ होते हैं 1 1 1 1 और ये चल रहे हैं, ऐसे सीरीज़ ना AP में भी होते हैं और GP में भी होते हैं। अगर ये AP मानोगे तो A की वैल्यू 1 होगी और जो D की वैल्यू वो 0 मानोगे, कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है तो D 0। और अगर इसे GP मानोगे तो A की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू भी 1 है और डिफाइंड भी है, देखो 1/1 डिफाइंड है, D 0 डिफाइंड है, 1 - 1 D 0 है। तो ऐसे वाले जो टर्म्स होते हैं ना, जहाँ पर सभी के सभी टर्म्स कांस्टेंट होते हैं, वो AP में भी हो सकते हैं, GP में भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर AP में हो तो A इक्वल टू ये वाला टर्म इक्वल D इक्वल टू 0, GP में हो तो R इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो समझ आता है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये वाला है, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक्चुअल इनफाइनाइट GP में काम आएगा। मैक्सिमम जगह पे जहाँ पर इनफाइनाइट GP तुम्हें दिखेगा वहाँ पर यही 99% केसेस में होगा। R जो होगा वो 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अच्छा ये कैसे होगा भाई? ऐसा मानो तुम A इक्वल टू 2 और R इक्वल टू हाफ, तो पहला टर्म क्या होगा 2, अगला टर्म 2 इंटू हाफ 1, अगला टर्म 1 इंटू हाफ, अगला टर्म 1/4, अगला टर्म 1/8 और ऐसा चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। भाई ये हो क्या रहा है? यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स हो, ऐसा हो सकता है 0 से 1 के बीच में। यहाँ पर मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि 1 मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था, ऐसा हो सकता है। ठीक, R अगर 0 से 1 के बीच में हो तो ऐसे टर्म्स होते हैं। इनके सम्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट GP क्या होता है तुम लोग के मन में चल रहा होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लो, ऐसे होता है R इक्वल टू हाफ अगर हो जाए, R इक्वल टू 1/3 हो सकता है, R इक्वल टू 1/8 हो सकता है, 0 से 1 के बीच में, यानी कि कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। ठीक है, कुछ लोग इसे SN से डिनोट करते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, SN से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो ये कैसे होता है भाई? देखो मानो पहला टर्म है तुम्हारा 1, अगला टर्म मानो 2, यानी कि A इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 2, ऐसा चल रहा है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 8, 8 इंटू 2 16, 32, ऐसे चल रहा है, यानी कि सब 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ और चल रहा है अभी इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे GPs है और जब हम SN करते हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स के सम, ये देखो ऐसे, तो इसी को तो हम कहेंगे, अभी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट टर्म्स के सम कहेंगे। ठीक है, पर ऐसे क्वेश्चंस का जब इनफाइनाइट टर्म्स होता है, ऐसे क्वेश्चंस हम बाद में आएंगे। पहले हम n फाइनाइट के बारे में बात करते हैं, n इनफाइनाइट हम बाद में करेंगे। n जब फाइनाइट हो तब कैसे करेंगे? पर तब सभी को पता है कि फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू A होल टू द पावर होल इंटू R टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1। जब n फाइनाइट हो, n इनफाइनाइट नहीं है। हाँ, n अगर इनफाइनाइट होगा तो यहीं से हम लोग डिराइव करेंगे तो अगले बार। ठीक है, अगले पेज में करेंगे। पहले फिलहाल ये देखो, ये होता है फॉर्मूला SN इक्वल टू A होल इंटू R टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1। इसे कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस R टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R। एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों ही सेम है, ऊपर नीचे हमने माइनस को कॉमन लिया है बस। जो भी करे, अगर ऊपर 1 माइनस R टू द पावर n है तो नीचे भी 1 माइनस R होगा। ठीक है, यानी कि अगर R ऊपर R के पहले अगर नेगेटिव है तो नीचे भी R के पहले नेगेटिव है। ये सेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ऐसा मत कर देना कि 1 माइनस आर टू द पावर एन और नीचे आर माइनस वन, ये गलत है। यहाँ पर तुम्हारा एक नेगेटिव प्रॉब्लम हो जाएगा, साइन का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पैटर्न सेम होने चाहिए, या तो आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, या तो 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, दोनों में से कोई भी याद रखो। ठीक है, कोई भी एक तो याद रखना ही होगा। ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी, पहला टर्म इंपॉर्टेंट है, एन भी आ रहा है यहाँ पर, आर भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सेंस इंपॉर्टेंट है भाई कि 1 माइनस अगर रहेगा तो नीचे भी 1 माइनस रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर शुरुआत में -1 जैसा रहेगा तो नीचे भी 1 -1 जैसा ही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब जो अवॉइडेड टॉपिक था वो आ जाते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जहाँ पर एन, सॉरी फ़ोन आ गया था। अच्छा चलिए, अगर एन इनफाइनाइट हो, पहली बार हमने क्या देखा था, एन फाइनाइट है, यहाँ पर एन अगर इनफाइनाइट हो तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं यार। पहला आर ग्रेटर देन 1 और दूसरा 0 से 1 के बीच में आर। ठीक है, जब आर ग्रेटर देन 1 हो, ये केसेस बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट है और उतना ज़्यादा क्वेश्चन में मतलब पूछा नहीं जाता, क्योंकि इसे हम यूज़ नहीं होता है ऐसा। क्यों ऐसा होता है, देखो भाई, अगर मानो हमने ऐसा मान लिया कि पहला टर्म है a1 और r इक्वल टू 2 है। ठीक है, r ग्रेटर देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 है, करते हैं देखो 1 2 4 8 16 32 ऐसा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, जो टर्म्स है ना वो तो इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली। भाई ये तो टर्म्स जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुए ही जा रहा है। तो पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, 32 हो गया, उसके बाद 64 हो जाएगा। यानी कि जो सम होगा ना यहाँ पर वो बढ़ते बढ़ते तो भाई इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक जाओगे तब तक तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाँ कि नहीं। ये इसे तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मानो a इंटू आर टू दी पावर एन, ए की वैल्यू 1 है, फॉर्मूला लगा देते हैं 2 टू दी पावर इनफाइनाइट -1 डिवाइड बाई 2 -1, यानी कि 2 टू दी पावर इनफाइनाइट -1। भाई 2 टू दी पावर इनफाइनाइट होता क्या है, इनफाइनाइट ही तो होता है। इसका लॉजिक समझे ना कि टर्म्स जो है ना कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, रुकने का कोई काम नाम ही नहीं रह रहे। तो जब तुम सम करोगे इतने बड़े बड़े टर्म्स को ऐड करते ही जाओगे, कंटिन्यूसली टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स तुम्हारा आंसर जो आएगा वो तो इनफाइनाइट ही आएगा ना, कोई फाइनाइट तो आ नहीं सकता, कोई फाइनाइट तो आ नहीं सकता, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है, टर्म्स इनफाइनाइट है। फाइनाइट होता तब भी कुछ समझ लेते, पर टर्म्स तो इनफाइनाइट हो गए हैं। अब देखो यहाँ पर 2 टू दी पावर इनफाइनाइट, अगर फॉर्मूला भी लगाए हमने, 2 टू दी पावर एन के जगह पे इनफाइनाइट पुट कर दिया, तो 2 टू दी पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, उससे भी हमने प्रूफ कर दिया। तो भाई जब भी तुम्हें दिखे कि कोई इनफाइनाइट जीपी है, उसका सम पूछ रहा है और उसका आर ग्रेटर देन 1 है, अगर उसका आर ग्रेटर देन 1 है, टर्म्स इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली ऑफ कोर्स, तो फिर डायरेक्टली सम को इनफाइनाइट लिखने का। ठीक है, अरे क्योंकि इसका सम भाई और कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है। एग्जाम में आता है ये वाला, 0 से 1 के बीच में आर की वैल्यू जब हो तब क्या होगा। पहले ये समझो, मानो हाफ है, ठीक है, इस हाफ का मैंने स्क्वायर कर दिया, क्या होगा उसकी वैल्यू 1/4। फिर मैंने क्या किया, इस हाफ का क्यूब कर दिया, क्या होगा वैल्यू 1/8। फिर से किया मैंने, हाफ का टू दी पावर 4 कर दिया, क्या हो गया 1/16। ऐसा होता है। दूसरी जगह पे मैंने मानो 2 ले लिया, मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, क्या होगा 4 होगा भाई, सबको पता है। अब 2 का क्यूब कर दिया तो 2 का क्यूब 8 होगा, सबको पता है। 2 टू दी पावर 4 कर दिया तो उसका वैल्यू 16 होगा। दोनों में क्या फ़र्क है भाई, अगर ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू हाफ है, 2 का जब हम पावर इंक्रीज करते हैं, 2 का जब हम टू दी पावर n लिखा मैंने, अगर ये n की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो 2 टू दी पावर n की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। क्या समझे, अगर n की वैल्यू बढ़े तो 2 टू दी पावर n की वैल्यू भी बढ़ेगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर n की वैल्यू बढ़े
तो हाफ टू द पावर n की वैल्यू घट रही है। देखो 1/4 था, पहले 1/2 था, उसके बाद 1/4 हुआ, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मतलब फ्रैक्शन कम हो रहा है, 1/8 हो गया, फिर 1/16 हो गया, आगे 1/32 हो जाएगा। यानी कि अगर किसी पावर के बीच में a टू द पावर x अगर फॉर्म है और अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है, फिर ये x जितना बढ़ेगा a टू द पावर x उतना घटेगा। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और तो फिर a टू द पावर और x जितना बढ़ेगा a टू द पावर x उतना बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, रुको एक सेकेंड। हाँ, तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट था, तो क्या समझे, जिस्ट बता देता हूँ। अगर a टू द पावर x तुम्हारा फॉर्म है तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो a ग्रेटर देन 1 हो या तो 0 से 1 के बीच में हो a। अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ तो x जितना बढ़ेगा a टू द पावर x उतना बढ़ेगा। अगर 0 से 1 के बीच में है a, यानी कि जो बेस है, बेस a मतलब मैं बेस के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ये बेस 1 से कम हुआ यानी कि फ्रैक्शन हुआ तो x जितना बढ़ेगा a टू द पावर x की वैल्यू उतनी कम होगी, ये ऑपोजिट हो गया। ठीक है, अच्छा क्या बोला मैंने, अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और अगर x बढ़ रहा है तो a टू द पावर x की वैल्यू घट रही है। x जितना बढ़ेगा a टू द पावर x की वैल्यू उतनी घटेगी। यानी कि अगर x इनफाइनाइट हो जाए तो a टू द पावर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं ये लिखूँ 1/2 होल टू द पावर इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू 0 लिखोगे तुम, अगर टू द पावर इनफाइनाइट है तो। क्योंकि 1/2 कंटिन्यूसली अगर अपने आप में मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो एक टाइम के बाद वो, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टर्म्स के बाद वो 0 हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा या फिर 0 हो जाएगा, बहुत ही छोटा वैल्यू आ जाएगा। देखो 0 तो नहीं होगा कभी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई 0 तो नहीं होगा, पर ये टेंड करेगा 0 की ओर, बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता जाएगा। जैसे ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा ही मानते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए कि लिमिट, तुम यहाँ पर लिमिट का भी खेल खेल सकते हो यार, हाफ टू द पावर इनफाइनाइट, ये तो भाई ये तो कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा लेस देन 1 होगा एंड एकदम नियर टू 0 होगा भाई, एकदम नियर टू 0 होगा ये, इसीलिए हम इसे कैलकुलेशंस के लिए 0 ही मान लेते हैं। ये समझ में आया? अच्छा, एक पेज और ऐड करते हैं। देखो, तो जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी था, जब मैं अभी देखा, 0 से 1 के बीच में जब r हो तब कैसे लिखोगे फॉर्मूला, 0 से r के बीच में 1 हो, r हो। देखो तो Sn की वैल्यू, फॉर्मूला डालो भाई, सिंपल, a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो n है वो अब इनफाइनाइट हो गया, यानी कि a इंटू, और r जो है वो 0 से 1 के बीच में है, यानी कि r लेस देन 1 है। ये देखो r फ्रैक्शनल है, तो a इंटू आर टू दी पावर इनफाइनाइट माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। यहाँ पर तो r टू दी पावर इनफाइनाइट है नहीं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर तो r माइनस 1 ही रहेगा। जैसे ही मैंने क्या बोला था, अगर n इनफाइनाइट हो, अगर यहाँ पर x बोला था मैंने, तो फिर a टू दी पावर x 0 होता है अगर a 0 से 1 के बीच में हो। यहाँ पर x की जगह पे मैंने n लिखा है, a की जगह पे मैंने r लिखा है, तो r टू दी पावर इनफाइनाइट क्या होगा, 0 होगा, ये वाला वैल्यू 0, यानी कि a इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, यानी कि a डिवाइड बाई 1 माइनस r, या s इनफाइनाइट लिख दो इसको। ये कब होता है, जब 0 से 1 के बीच में r लाई करे तो। ठीक है, और ऑफ कोर्स इनफाइनाइट जीपी के लिए ये सम का वैल्यू होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस r। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो इनफाइनाइट जीपी है, देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट जीपी बोला है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू x दी हुई है, सम की वैल्यू 5 है, बोला है फाइंड x। अब देखो यहाँ पर तुम्हें r के बारे में कुछ नहीं पता है,
आर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, आर लेस देन 1 भी हो सकता है। आर अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर आर तुम्हारा ग्रेटर देन 1 हुआ तो फिर सम की वैल्यू कितनी आएगी, आनी चाहिए थी इनफाइनाइट। यहाँ पर कितनी है, 5 है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, 0 से 1 के बीच में ही होगा आर। ठीक है, अच्छा तो भाई फॉर्मूला पुट करो, पर उसके पहले इसको पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो, उसके बाद ही बात करेंगे। पॉज करो और ट्राई करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी में आंसर आ सकता है, मॉड्यूलस वगैरह भी आ सकता है। देखो हो गया पॉज, चलो करते हैं। वहीं फॉर्मूला लगाते हैं भाई, इनफाइनाइट जीपी है, क्या होगा 5 इक्वल टू, यानी कि सम इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, हमें आर की वैल्यू भी नहीं पता, एक्स की वैल्यू भी नहीं पता, हाँ कि नहीं। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। एक काम करते हैं, 1 माइनस आर इक्वल टू एक्स बाई 5। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें आर का एक रेंज पता है, एक्स के बारे में तो कुछ नहीं पता, पर फिर भी आर के बारे में कुछ पता है, तो करते हैं ना इसके बारे में कुछ। पहले आर का वैल्यू निकालते हैं, क्या आर आता है, आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 5। बट ध्यान से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई, ये जो आर है ना 1 माइनस एक्स बाई 5 की वैल्यू आई है, ये 0 से 1 के बीच में है, यानी कि जो आर है ना वो ग्रेटर देन 0 है। बोलो ये मानोगे, अगर आर ग्रेटर देन 0 है, कैसे तुम श्योर तरीके से बोल सकते हो कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कैसे बोल सकते हो। अभी यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैं अगर 10 दे दूँ तो 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा आर की वैल्यू, तब तो नहीं होगा। यानी कि हमें यहाँ पर एक मॉड्यूलस देना पड़ेगा। क्यों मॉड्यूलस दिया पता है ना, समझ आया, आर ग्रेटर देन 0 है, इसे श्योर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मॉड्यूलस दे दिया, आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 5, क्योंकि आर ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, अब इसे आर लेस देन 1 कर दो, यानी कि मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 5, यहीं इसीलिए मैंने बोला था कि मॉड्यूलस आएगा, ये आ गया, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 5 इज लेस देन 1, तो 1 माइनस एक्स बाई 5 इज लेस देन 1, या फिर 1 माइनस एक्स बाई 5 इज ग्रेटर देन -1। 1 माइनस एक्स बाई 5 लेस देन 1, ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई 5 ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स ग्रेटर देन 0, ये एक सोल्यूशन आया। दूसरा आया क्या, एक्स बाई 5 इज लेस देन 2, यानी कि एक्स लेस देन 10, दोनों आ गया। अब इसका तुम सॉल्यूशन सेट निकाल दो, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से 10। पर रुको, ये गलत है, क्यों, क्योंकि भाई हमें एक और भी चीज़ पता है कि r जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन तो सभी जीपी के लिए वैलिड है, ये कंडीशन सभी जीपी के लिए वैलिड है, r नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, तो r नॉट इक्वल टू 0, ये वाला तुम्हें भी, ये वाला जो कंडीशन है इसे भी तुम्हें अप्लाई करना होगा। चलो करते हैं, r नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल जीपी, इसे भी एक बार सेटिस्फाई करवा लेते हैं। मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 5 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस एक्स बाई 5, अगर इधर 0 रहे तो मॉड उठा सकते हो तुम लोग, यानी कि x नॉट इक्वल टू 5। तो अगर देखो, इसे अगर तुम नहीं सॉल्व करते तो 0 से 10 में कुछ भी लिख देते तो 5 भी इंक्लूडेड हो जाता, तो ये तो आंसर है नहीं, यानी कि क्या होगा आंसर, x बिलोंग्स टू 0 टू 10, दोनों ही नॉट इंक्लूडेड, -5। 5 जो है वो वैल्यू नहीं हो सकता, पर 0 से 10 में बाकी सब हो सकता है। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 टू 10 -5, ये हो गया आंसर। ठीक है, मैंने दो कंडीशंस यूज़ किया, 0 से 1 के बीच में होगा r, और r नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशंस यूज़ किया, और यहाँ पर मॉड्यूलस क्यों दिया, क्योंकि r ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो चलिए ये हो गया अगला क्वेश्चन, ये वाला एक बार आप पॉज करिए और ट्राई करिए। ठीक है, एफ आर की जो वैल्यू है वो j इक्वल टू 2 से n तक है,
1/j⁴ ठीक है। और इधर r इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट f ऑफ r इक्वल टू 2012 डिवाइड बाई 2013। अगर ऐसा होता है तो ये वाली n की वैल्यू क्या है, ये पूछी गई है। ठीक है, करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, आप लोगों ने शायद पॉज और ट्राई कर लिया होगा। जल्दी करिए पॉज और ट्राई करिए। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पिछले वाले क्लासेस में जो टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ाया था कुछ वैसा ही है, वो यूज़ होने वाला है ये यहाँ पर। ठीक है, और जीपी के फॉर्मूलाज तो यूज़ होंगे ही। चलिए अब करते हैं। आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा। पहले एफ आर की वैल्यू निकालते हैं। भाई एफ आर है क्या, पहले देखते तो है एफ आर है क्या। जे इक्वल टू 2 यानी कि 2⁴ आर के बारे में कुछ नहीं बताया, इसीलिए आर कांस्टेंट लेकर कर काम करो। 1/3⁴ प्लस 1/4⁴ और ये चलता रहेगा अप टू 1/n⁴। यहाँ पर आर कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है क्योंकि एफ ऑफ आर है। ठीक है, अच्छा अब बताओ ये जो जे आर है कहाँ गया, हाँ एफ आर, सॉरी, समेशन एफ आर जो अगला है इसको करते ये क्या लिखा है भाई, आर इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट एफ आर। हाँ अब इम्पॉर्टेंट है, देखो ये पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आर इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट 1/2⁴ प्लस 1/3⁴ प्लस 1/4⁴ अप टू का 1/n⁴। मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में लिखवाया था कि जब समेशन के अंदर सम हो, देखो समेशन है यहाँ पर, समेशन है और समेशन के अंदर सम है, अगर ऐसा हो तो समेशन को ब्रेक कर दो। r इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट 1/2⁴ प्लस r इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट 1/3⁴ प्लस r इक्वल टू 3 से r इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट 1/4⁴। ये चलता रहेगा अप टू r इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट 1/n⁴। सही है, अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ये जो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तुम बोलोगे कि भाई 1/2 2^2 प्लस 1/2⁴ ऐसे करके सभी के लिए सॉल्व करते हैं, कर सकते हो, पर फिर सोच लो तुम n⁴ के लिए कैसे निकालोगे, फिर इसको इक्वेट भी करना है एक के साथ, भाई इम्पॉसिबल है। एक काम करते हैं, nth टर्म निकाल लेते हैं, किसका, इसका। ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला अगर फर्स्ट टर्म है, ये वाला अगर सेकंड टर्म है, तो nth टर्म कौन सा होगा, ये वाला tn। tn की वैल्यू कितनी, समेशन r इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट 1/n⁴। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, 1/n² प्लस 1/n³ प्लस 1/n⁴ अप टू 1/n⁴। ठीक है, अच्छा n⁴ इसका मतलब ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, हाँ कि नहीं, बिल्कुल ये इनफाइनाइट जीपी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये n क्या है, देखो j इक्वल टू 2 से n तक गया है, j इक्वल टू 2 से n तक गया है, इसका मतलब n जो है वो इंटीजर है। समेशन के ऊपर ना इंटीजर ही हम लिखते हैं, ठीक है, और वो भी 2 से ज़्यादा ही होगा ना, 2 से लेकर n तक गया है तो 1 से छोटा कैसे होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है 2 से लेकर 0 तक, नहीं भाई 2 से ये ज़्यादा ही होगा, दिस इज़ द लार्जर वैल्यू, ये लार्जर वैल्यू होता है, ये जो n है ना ये लार्जर वैल्यू है, 2 से ज़्यादा होगा, ये लोअर लिमिट होता है और ये अपर लिमिट ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कभी मिनिमम से कम होती है क्या, नहीं हो सकती ना, यानी कि 2 से तो ज़्यादा होगी ही होगी। अगर 2 से ज़्यादा होगी तो n greater than 2 होगा, अगर n greater than 2 है इसका मतलब 1/n<1 है, हाँ कि नहीं, n अगर greater than 2 है यानी कि 1/n<1 है,
अरे 1/n तो पता ही लग रहा है ना, 1/2 होगा, 1/3 होगा, ऐसा कुछ होगा, यानी कि वो तो <<1 होने वाला है। अच्छा, यानी कि ये क्या है, ये परफेक्ट जो इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्म है वही है, क्योंकि 1/n² भी 1 से कम होगा। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि ये कौन सा वाला फॉर्म है, 0 से r<1 इनफाइनाइट जीपी, और उसका सम पूछा गया है हमसे, कुछ ऐसा ही है हाल इसका। करते हैं इसको सॉल्व। Tn की वैल्यू कितनी लगा दो, a मतलब 1/n², यहाँ से शुरू हुआ है, 1/n² से शुरू हुआ है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर। आर क्या है भाई, 1/n से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 1/n से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1 माइनस 1/n। अब इसे सॉल्व करो, 1/n², एलसीएम ले लो नीचे, तो n-1 डिवाइड बाई n, इधर का एक n और इधर का एक n कट गया, तो 1/n इंटू n-1। अब यहाँ पर फिर से पहले क्लास का जो बताया हुआ था वही लगेगा। क्या लगेगा भाई, ये देखो Tn, ये पर वही है, 1/a इंटू बी का फॉर्म अगर रहेगा तो ऊपर नीचे डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके इसे तोड़ सकते हैं। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n-1, तो क्या होगा 0, और इधर +1 हो जाएगा माइनस माइनस का, n इंटू n-1। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने डिफरेंस 1 के जगह पे हमने n-1 पुट कर दिया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले कुछ क्लासेस में हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, 1/a इंटू बी को कुछ सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखने के लिए, इसके लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसे टेलीस्कोप बना सके। देखते हैं कि बनता है कि नहीं। ये क्या होगा, अगर सेग्रीगेट कर देंगे तो n और n कटेगा, 1/n-1, और फिर n-1 कटेगा तो -1/n, ऐसा होगा, ठीक है। 1/n-1 डिवाइड बाई 1/n, ये हो गया Tn की वैल्यू। अब यहाँ कहाँ से शुरू हुई है भाई, n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, देखो तुम एक बार देखो, यहाँ पर n जो है ना 2 से शुरू हुआ है, n की वैल्यू 2 से शुरू हुई है। ये देखो यहाँ पर n है, और यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी कि ये जो वैल्यू होगा वो T2 से शुरू होगा, T1 से नहीं। बहुत लोग यहाँ पर T1 कर देंगे, T1 से शुरू नहीं होगा। r=2 बोला गया है, r=2 से शुरू हो रहा है, ये देखो, सॉरी j=2 से शुरू हो रहा है, यानी कि जो बेस है ना वो 2 से शुरू होगा। यहाँ पर जो बेस है वो 2 से शुरू होगा, तो जब सम निकालेंगे ना t का, Tn का जो सम निकालेंगे वो T2 से निकालेंगे। चलो निकालते हैं, 1/2 - 1, एक बार में से सॉल्व करके लिखते हैं, 1/1 माइनस 1/2। T3 का वैल्यू क्या होगा भाई, 1/3 - 1, यानी कि 1/2 माइनस 1/3, ऐसा चलता रहेगा। तो फिर एक और टर्म लिख देते हैं, T4, 1/3 माइनस 1/4, ऐसा चलता रहेगा अप टू Tn तो अभी लिखा हमने, 1/n-1 डिवाइड बाई, सॉरी माइनस 1/n, ठीक है। ये वाला क्या बन गया, इसे अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या सीरीज़ बन जाएगा भाई, अभी पढ़ा हमने, पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, ये होगा टेलीस्कोपिक सीरीज। अपने आप में एक दूसरे को अपने आप को एक दूसरे को मारेंगे। ये देखो -1/2 इस हाफ को मारेगा, -1/3 1/3 को मारेगा। तो जब टेलीस्कोप सीरीज़ में हम टर्म्स को ऐड करते हैं तो अपने आप में ही ज़्यादातर टर्म्स मर मिट के ख़त्म हो जाते हैं और शुरुआत के 1-2 टर्म्स बच जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ का पैटर्न क्या है, टॉप का जो राइट है वो नेक्स्ट के लेफ्ट को काट रहा है, टॉप का राइट ये कट कर रहा है, टॉप का राइट, ये देखो ये टॉप का राइट है, वो अगले के लेफ्ट के नेक्स्ट के लेफ्ट को काट रहा है, टॉप का राइट वो नेक्स्ट के लेफ्ट को काट रहा है, यानी कि ये भी कट जाएगा। पर क्या बच जाएगा भाई, जो लास्ट का लेफ्ट होगा वो बच जाएगा, क्योंकि ये तो अगले वाले को काट नहीं पाएगा, सॉरी ये तो कट जाएगा। जो लास्ट का ये वाला बचेगा ना, ये बच जाएगा, क्योंकि इसका अगला लेफ्ट है ही नहीं, इसका अगला लेफ्ट तो है ही नहीं, तो ये बच जाएगा, और ये 1/1 तो बच गया ही है। समझ आ रहा है ना, ये जो 1/n है इसे काटने वाला इधर +1/n तो है ही नहीं, यही तो लास्ट टर्म है।
तो यानी कि ये वाला बच जाएगा और ये वाला बचा। तो T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn ये जो होगा वो है 1 माइनस 1/n। और वो किसकी वैल्यू थी? वो वैल्यू थी समेशन r इक्वल टू एफ आर की वैल्यू। समेशन r इक्वल टू से लेकर इनफाइनाइट एफ आर की वैल्यू ही तो थी T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू Tn, यही तो थी। और उसकी वैल्यू कितनी? 1 माइनस 1/n। ये देखो 1 और माइनस 1/n। और इसकी वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में 2012/2013। ये पुट करते हैं ना इसमें 2012/2013 और इधर एलसीएम ले लेते हैं। तो n-1/n इक्वल टू 2012/2013 क्या होगा वैल्यू भाई? अगर n की वैल्यू 2013 होगी तब जाके ये सेटिस्फाई करेगा। n की वैल्यू 2013 हो गया आंसर। तो हमने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाया? सिंपली इसे तोड़ा, समेशंस को तोड़ा और फिर Tn निकाला। ये जो Tn निकाला यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला यूज़ हुआ Tn निकालने में, और फिर हमने नॉर्मल टेलीस्कोपिक सीरीज लगा दिया। तो ये मिक्स एंड मैच क्वेश्चन था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिक्स्ड था। जीपी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिक्स्ड थे टेलीस्कोपिक सीरीज में। टेलीस्कोपिक सीरीज तक आने के लिए आपको जीपी यूज़ करना पड़ा, इनफाइनाइट जीपी का सम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है पहले बता दूँ। ए बी सी तीनों नंबर्स होंगे जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स पॉजिटिव। ये ए बी सी जो 3 नंबर है वो जीपी में भी है, और ये जो ए बी सी 3 नंबर है इनका अरिथमेटिक मीन b+2 है, यानी कि जो एवरेज है ए बी सी का वो b+2 है। तो बोला है अगर b/a इंटीजर है, यहाँ पर इंटीजर है ये, इसका मतलब है इंटीजर। हो सकता है b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, तो b/a 2 हो गया। यानी कि कुछ भी हो b/a, b/a जो होगा वो इंटीजर होगा। तो आप a की वैल्यू निकालो। एक बार इसे पॉज करिए और ट्राई करिए। अरिथमेटिक मीन से शुरू करिए, वो वाला एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिख रहा है, कैलकुलेशन वगैरह। चलिए मैं करता हूँ, आप लोगों ने कोशिश कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या बोला है। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू b+2, यानी कि भाई a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू b+2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3b प्लस 6। अब इसको सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं। a -2b हो जाएगा, b - 3b प्लस c था और वो 6 के इक्वल होगा। हाँ कि नहीं? बिल्कुल भाई। अच्छा चलो ये तो हो गया, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा मैंने क्या कहा था, आज जब फॉर्मूला लिखवाया था तभी मैंने बताया था ए बी सी अगर ये तीनों जीपी में हो तो मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, b² इक्वल टू AC। देखो एक ये बताया नहीं गया था, ABC जीपी में है, तुम्हें b² इक्वल टू AC निकालना पड़ा, तुम्हें रिलेशंस निकालना पड़ रहा है। ये होता है जेई का क्वेश्चन। जेई के क्वेश्चन में तुम्हें रिलेशंस या इक्वेशंस दिए नहीं रहेंगे, एक इक्वेशन दिया रहेगा, 3 वेरिएबल रहेगा, बाकी 2 इक्वेशंस दो कुछ कंडीशन से निकालना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है? देखो ABC जीपी में है, इसका मतलब b² इक्वल टू AC होगा। हमने आज ही फॉर्मूले में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ में, सेकंड पेज में पढ़ा था हमने, यानी कि b² इक्वल टू AC। ये लगा देते हैं ना, क्या लगाओगे, कैसे लगाओगे देखते हैं। हाँ ये जो c है ना, इस c को सब्स्टिट्यूट करते हैं, a - 2b, तुम किसी को भी सब्स्टिट्यूट करो अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा। c के जगह पे मैंने लिख दिया b² बाई a इक्वल टू 6। ठीक है, क्या लिखा? a - 2b प्लस b² बाई a इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ है, देखो क्या है,
ये ऊपर में एक स्क्वायर है, नीचे कोई स्क्वायर नहीं है। अगर इसे a से डिवाइड कर दोगे तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो b/a का आ जाएगा। बोलोगे कि भाई ये दिमाग में कैसे आया तुम्हारा? ये देखो इस चीज़ को देखकर कि b/a इंटीजर है, यानी कहीं ना कहीं हमें अपने क्वेश्चन में, अपने सॉल्यूशन में b/a को इंक्लूड करना होगा। कैसे इंक्लूड करें? b/a को कैसे इंक्लूड करें? अगर मैंने देखा, अगर मैंने इसको a से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर एक b/a का इक्वेशन बन जाएगा LHS में। 6/a को हम निपट लेंगे। a का ही वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, 6/a का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, और a b c यहाँ पर जो वैल्यू है हमने सब्स्टिट्यूट किया तो उसमें b/a का एक टर्म आ जाएगा जो कि इंटीजर दिया हुआ है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकेंगे। तो हमने उस डायरेक्शन में सोचा। a/a की वैल्यू 1/1 माइनस ऑफ 2 b/a प्लस b/a का होल स्क्वायर, मैं इसको अब होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इक्वल टू 6/a। ये क्या है? b/a का, सॉरी होल स्क्वायर, b/a का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू b/a इंटू 1, यानी कि ये क्या लिखा है? ये भाई कुछ नहीं है, ये b/a माइनस 1/a का स्क्वायर लिखा है, इज इक्वल टू 6/a है। ठीक है, अब यहाँ से आता है, ये हमने कहा ना कि 3 वेरिएबल्स रहेंगे पर एक ही जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, बाकी तो कंडीशन से निकालना है। ये वाला कंडीशन कहाँ अप्लाई हुआ? भाई अगर ABC पॉजिटिव इंटीजर होगा तब जाके तुम ये लिख सकते हो, तभी तुम बोल सकते हो कि भाई ये GP में है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का खेल नहीं है यहाँ पर। C = b²/a तुम लिख सकते हो आराम से, क्योंकि सभी के सभी पॉजिटिव है तो तुम्हें साइन का कोई चिंता नहीं है। ये वाला भी यूज़ करते हैं, b/a इंटीजर। अगर b/a एक इंटीजर है तो b/a माइनस 1, भाई ये भी तो एक इंटीजर ही होगा ना, इंटीजर माइनस इंटीजर, शायद क्लोजर प्रॉपर्टी होता ही है। इंटीजर के साथ कोई भी इंटीजर का तुम सम वगैरह करोगे तो वो तो इंटीजर ही आने वाला है। b/a माइनस 1 इक्वल टू इंटीजर। अगर b/a माइनस 1 इंटीजर है तो एक इंटीजर का स्क्वायर, यानी कि b/a माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी तो इंटीजर होगा। तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये इंटीजर है। ठीक है, क्यों इंटीजर है पता लगा ना, कि b/a इंटीजर है, b/a माइनस 1 भी इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर यानी कि b/a माइनस 1 तक का होल स्क्वायर वो भी इंटीजर होगा। इसे बगल वाले पेज में लिखते हैं, b/a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6/a। इसमें से ये वाला जो टर्म है ये एक इंटीजर है, ये हमने प्रूफ कर दिया। और दूसरा जो साफ दिख रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, एक इंटीजर का स्क्वायर है। और एक इंटीजर का स्क्वायर अगर 6/a है तो a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है a होने की, बताओ। अगर a, देखो पहली चीज़, अगर इंटीजर का स्क्वायर है यानी कि कहीं ना भाई कुछ भी हो जाए, ये a की वैल्यू 6 से तो कम ही होगी, 6 से कम या लेस होगी, इक्वल भी हो सकती है। 6 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा? 6 से ज़्यादा हो गया, मानो a की वैल्यू 12 हो गई तो 6/12 हाफ हो गया। भाई ये तो हाफ कभी किसी इंटीजर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा तो कोई नेचुरल नंबर वगैरह होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। भाई 6/a पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? a लेस देन इक्वल टू 6 होगा, और फिर a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि भाई बोला भी गया है कि a b c तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, a भी पॉजिटिव इंटीजर है। a पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 तक हो सकती है। इसके आगे नहीं हो सकता, क्योंकि आगे हो जाएगा तो इंटीजर का स्क्वायर कैसे होगा? इंटीजर का स्क्वायर है, इसका मतलब ऑब्वियसली होना ही होगा। इंटीजर का स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ऑफ कोर्स एक इंटीजर ही होगा ना। इंटीजर का स्क्वायर भी तो इंटीजर ही होता है, इसे भी तो इंटीजर होना है। ये जो 6/a है ये भी तो इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर ही होता है, हमने अभी पढ़ा। तो अगर एक इंटीजर 6/a है, इंटीजर के स्क्वायर की जगह पे तुम इंटीजर भी लिख सकते हो,
b बाई ए इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होता है। अगर 6 बाई ए को इंटीजर होना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है भाई? देखो दो पॉसिबिलिटीज़ है। क्या क्या? बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। 2 हो सकता है, 6 बाई 2 3 हो सकता है, 6 बाई 3 2 हो सकता है, या फिर 6 बाई 6 1 हो सकता है। अब ये सिर्फ इंटीजर नहीं है, इंटीजर का स्क्वायर भी है। क्या 2 किसी इंटीजर का स्क्वायर है? क्या 3 किसी इंटीजर का स्क्वायर है? क्या 1 किसी इंटीजर का स्क्वायर है? बताओ, सोच के बताओ। ये 2 कब आएगा? रुको, यहाँ पर 3 लिखते हैं। ये तब आएगा जब a की वैल्यू 2 आएगी। जब a की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये आएगा। जब a की वैल्यू 6 पुट करोगे तो ये आएगा। क्या ये पॉसिबल है? किसी इंटीजर का स्क्वायर का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है यार। इंट की वैल्यू √3 नहीं होगा। इंटीजर की वैल्यू √2 हो जाए, नहीं होगा भाई, ये भी पॉसिबल नहीं है। पर इंटीजर की वैल्यू 1 हाँ हो सकती है। यानी कि a की वैल्यू 6 सिर्फ यही सेटिस्फाई कर रहा है। a की वैल्यू 6, सिर्फ ये ही पॉसिबल है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस लगे भाई? एक ही कंडीशन दिया हुआ था मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का, एक ही कंडीशन दिया हुआ था। हमने 2 कंडीशंस और भी दिए हुए थे, ABC GP और b बाई ए एक इंटीजर। इन दोनों से हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव किया, मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ से डिराइव किया, और यहाँ से हमने मैथमेटिकल एक इक्वेशन डिराइव किया। ठीक है, उसके बाद तो भाई नॉर्मल मैथमेटिक्स है, दिमाग लगाया, थोड़ा सा पॉसिबल खेला, ऑप्शंस के साथ खेला कि क्या हो सकता है। परफेक्ट वैल्यू ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट हमेशा नहीं कर सकते, कभी कभी हमें ट्रायल एंड एरर करना हो सकता है। यहाँ पर हमने ट्रायल एंड एरर भी किया लास्ट में। ठीक है, चलो अब एक 2-3 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, शायद 2 प्रॉपर्टीज़ है, बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ है। देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 GPs इज ऑलवेज अ GP। जैसे 2 APs का सम AP होता है, वैसे 2 GPs का प्रोडक्ट भी GP होगा। जैसे मानो ऐसा है AR स्क्वायर ऐसा चल रहा है, और दूसरा है B ये R1 मान लो इसको, BR2 का स्क्वायर ऐसा चल रहा है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो भाई, क्या हो जाएगा? पहला टर्म AB, अगला क्या हो जाएगा? AB R1 R2, अगला क्या हो जाएगा? AB R1 R2 का स्क्वायर, ऐसा चलता रहेगा। इसका अगला टर्म आएगा AB R1 R2 का होल क्यूब। यानी कि क्या हो गया भाई? ये जो कॉमन रेशियो हो गया ना, फाइनल कॉमन रेशियो, वो R1 इंटू R2 हो गया। जो फर्स्ट टर्म था वो हो गया आपका A इंटू B। और ये क्या है? ये भी एक GP है। ये दोनों GP थे, और जो प्रोडक्ट हुआ वो भी एक GP हुआ। यानी कि GP मल्टीप्लाइड बाई अगर एक और GP है तो वो भी GP ही होता है। जैसे AP प्लस एक AP, वो भी एक AP ही होता है। ठीक उसी तरह तो ये वाला प्रॉपर्टी तो आसान था। ये अगला वाला प्रॉपर्टी हम लोगों ने AP में देखा हुआ था, आज इसका थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। अगर A1 A2 A3 AN वगैरह ये सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्यों है बाद में बताते हैं। ये पॉजिटिव है और अगर GP में, ये सभी GP में है, देन लॉन ऑफ A1 लॉन ऑफ A2 लॉन ऑफ A3 ये सब AP में हो गया। देखो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि लॉन के अंदर ये जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर A1 A2 वगैरह ये सब पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो, तो फिर लॉन ये वाला अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर A1 वगैरह अगर नेगेटिव हो जाए तो लॉन ऑफ A1 अनडिफाइंड हो जाएगा भाई। नेगेटिव नंबर पर लॉन काम नहीं करता, इसीलिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पर ही होगी। जो पॉजिटिव नेगेटिव खेल रहे होंगे वो जो GP उनसे नहीं होगा, जो नेगेटिव नंबर्स है GP में उससे नहीं होगा। जो A1 A2 A3 अप टू AN अगर पॉजिटिव है और GP में है तो उनका लॉग जो होता है वो AP होता है, AP में होता है। क्यों भाई? देख लो, अगर मानो पहला टर्म A है, मैं 3 टर्म्स को लेकर करता हूँ। पहला टर्म ABC 3 टर्म्स है, मानो GP में है, ये तीनों GP में है। A की वैल्यू मैंने मान ली स्मॉल a, B की वैल्यू होगी A इंटू स्मॉल r की वैल्यू कॉमन डिफरेंस, C की वैल्यू हो जाएगी A इंटू R स्क्वायर। अब लॉन A निकालते हैं, ये सब पॉजिटिव्स है। लॉन A की वैल्यू क्या होगी? लॉन A होगी। लॉन B की वैल्यू क्या होगी? ध्यान देने वाली चीज़, लॉन A इंटू R होगी। अब लॉन ऑफ Mn की वैल्यू क्या होती है? लॉन M प्लस लॉन N, यानी कि लॉन A
प्लस लॉन आर। अगला वैल्यू क्या होगा लॉन सी का, लॉन ऑफ ए आर स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं हम इसको लॉन ऑफ ए प्लस लॉन ऑफ आर स्क्वायर। अब लॉन ऑफ एम का स्क्वायर अगर अंदर स्क्वायर हो तो ये बाहर आ जाता है, 2 लॉन एम हो जाता है कि नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट हम इधर लगाएंगे, यानी कि लॉन ए प्लस 2 लॉन आर। तो क्या हो रहा है भाई, जो फर्स्ट टर्म है वो लॉन ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो लॉन आर है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा, जो फर्स्ट टर्म बन रहा है वो है लॉन ए और जो कॉमन डिफरेंस बन रहा है वो है लॉन आर, है कि नहीं। पहला था लॉन ए, अगला बना लॉन ए प्लस लॉन आर, फिर उसका अगला बनेगा लॉन ए प्लस 2 लॉन आर, उसका अगला बनेगा लॉन ए प्लस 3 लॉन आर, यानी कि इसका जो nth टर्म होगा टी एन वो हो जाएगा लॉन ए प्लस n-1 इंटू लॉन आर, यानी कि प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये वाले प्रॉपर्टी भी हमने समझ ली और आज सभी के सभी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा आगे भी। इसके बाद भी हम लोग, आज जीपी ख़त्म हो गया, आज इसके बाद शुरू करेंगे एजीपी यानी कि एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पहले 3 लेक्चर्स तुम ना भी देखो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर तुम्हारा एपीजीपी स्ट्रांग है तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लो पहले 3 लेक्चर्स का, तो भी हो जाएगा। पर इसके अगले वाले लेक्चर्स में एजीपी है, यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो एक्चुअली जेई में आता है। ये जीपी वाले से नहीं आएगा, वो एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाए, पर एजीपी में हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे एजीपी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए